एक गांव में रामप्रसाद नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था, जो अपनी दो बेटियों रिया और प्रिया के साथ छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। रिया 15 साल की चंचल मगर समझदार लड़की थी और प्रिया 18 साल की शांत व जिम्मेदार। दोनों बहनें अपनी मां के गुजर जाने के बाद घर का सारा काम संभालती थीं और अपने पिता के लिए रोज प्रेम से खाना बनाती थी। रामप्रसाद अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि उनकी छोटी छोटी गलतियों में भी उसे मासूमियत ही दिखाई देती थी। उसी गांव में लगभग 30 साल की एक अकेली औरत भी रहती थी, जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, ना परिवार ना बच्चे। उसने अब तक शादी भी नहीं की थी। वो गरीब थी और अक्सर लोगों के घरों से थोड़ा बहुत अनाज मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसका स्वभाव अजीब था, क्योंकि जब भी वो रामप्रसाद के घर आती और रसोई में बेटियों से कुछ मांगती, तो चुपके से रामप्रसाद के खाने में कभी जरूरत से ज्यादा नमक, कभी हल्दी, तो कभी कोई और मसाला मिला देती, जिससे खाना बिगड़ जाता। रिया को उस औरत का बार बार घर आना अच्छा नहीं लगता था और उसे उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा संदेह महसूस होता था। लेकिन प्रिया उसे समझाती, किसी गरीब के बारे में बुरा नहीं सोचते, भगवान ने दिया है तो थोड़ा बांट देने में क्या बुराई है। उधर रामप्रसाद जब भी खाना खाता तो स्वाद बिगड़ा हुआ पाता, फिर भी मुस्कुराकर कह देता, मेरी बेटियां अभी छोटी है और धीरे धीरे अच्छा बनाना सीख जाएंगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी थाली में मिलावट उसकी बेटियों की गलती नहीं, बल्कि किसी और की चाल थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, क्योंकि रिया के मन में शक गहराता गया और प्रिया के मन में दया। और वही दया और शक एक दिन ऐसी सच्चाई सामने लाने वाले थे जो रिया और प्रिया की पूरी जिंदगी उथल पुथल कर देने वाली थी। रोज रोज वही औरत किसी न किसी बहाने से रामप्रसाद के घर आती और उसके खाने में कुछ न कुछ मिलाकर बिगाड़ देती। कभी नमक ज्यादा, कभी मसाले गड़बड़, और रामप्रसाद हर दिन चुपचाप वही खाना खा लेता। एक दिन उसके मन में सवाल पूछने लगा कि खाना 1-2 दिन तो खराब हो सकता है, पर रोज कैसे। वह सोचने लगा कि उसकी बेटियां तो उससे बहुत प्यार करती हैं, फिर वे जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगी। यही सोच उसे भीतर से बेचैन करने लगी। एक दिन उसने तय किया कि आज वह चुपचाप देखेगा कि कौन उसका खाना रोज बिगाड़ता है। उसी दिन जब रिया और प्रिया रसोई में खाना बना रही थी और दोनों अपने काम में लगी हुई थी, तब गांव की वही औरत अनाज मांगने के बहाने आई और मौका पाकर चुपचाप रसोई में घुसी और रामप्रसाद के खाने में कुछ मिला दिया। यह सब रामप्रसाद ने अपनी आंखों से देख लिया। उसका दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उसने उस औरत को अकेले में बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, तुम मेरा खाना रोज क्यों बिगाड़ती हो? हम तुम्हें जो चाहिए देते हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? ये सुनकर वो औरत घबराने की बजाय नाटक करते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, रामप्रसाद जी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। उनके खाने की गलती पर उन्हें डांटते हैं या नहीं। लेकिन आप तो सच में बहुत अच्छे पिता निकले। आपने कभी उन पर शक तक नहीं किया। मुझे भी ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो अच्छा इंसान हो और अपनी पत्नी व बच्चों से बहुत प्यार करे। उसकी ये बातें सुनकर रामप्रसाद का मन अजीब तरह से पिघलने लगा, क्योंकि वो खुद भी बरसों से अपनी पत्नी के बिना अकेला जीवन जी रहा था और कहीं न कहीं उसके दिल में भी एक साथी की चाहत दबकर बैठी थी। उसे लगा कि शायद भगवान ने इस औरत को ही उसके जिंदगी में भेजा है। इसी सोच में डूबकर उसने बिना अपनी बेटियों से कुछ पूछे, बिना उनकी राय जाने, कुछ ही दिनों में उस औरत सावित्री से विवाह कर लिया। और उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी और उसकी बेटियों की किस्मत दोनों को किस मोड़ पर ले जाने वाला है। विवाह के कुछ ही दिनों बाद सावित्री का असली स्वभाव सामने आने लगा, क्योंकि वो बाहर से भले ही सीधी दिखती थी, लेकिन भीतर से रिया और प्रिया के लिए उसके मन में गहरी नफरत भरी थी। जब भी रामप्रसाद अपनी बेटियों के लिए बाजार से कुछ अच्छा कपड़ा या मिठाई लाता, तो सावित्री के मन में जलन की आग भड़क उठती और वो सोचने लगती कि अगर यही हाल रहा
तो एक दिन रामप्रसाद अपनी सारी जमीन जायदाद बेटियों के नाम कर देगा और उसके हिस्से कुछ नहीं आएगा। इसी डर और लालच ने उसके मन में साजिशों के बीज बो दिए और वो मन ही मन योजना बनाने लगी कि कैसे इन दोनों बहनों को इस घर से निकाला जाए। वो दिन भर उनसे घर का हर छोटा बड़ा काम करवाती, सुबह से रात तक झाड़ू, चूल्हा, पानी भरना, कपड़े धोना, यहां तक कि खेत का काम भी, और बदले में उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देती। खुद अच्छे से खाती और उन्हें बचे खुचे पर टाल देती। धीरे धीरे वो रामप्रसाद के मन पर भी अपना प्रभाव जमाने लगी और मीठी मीठी बातों में उसे बेटियों के खिलाफ भड़काने लगी कि लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं और जवाब देने लगी है। वो अक्सर बीमार होने का नाटक करती और सारा काम रिया व प्रिया से करवाती। अगर रिया कभी थक कर कुछ कह देती तो सावित्री तुरंत रोने लगती और रामप्रसाद से शिकायत करती, मैं बीमार हूं और ये लड़कियां मेरी बात नहीं मानती। और भोला रामप्रसाद पत्नी की बातों में आकर बेटियों को ही समझा देता, सौतेली मां है तो क्या हुआ, उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और घर का माहौल भारी व उदास होता गया। घर में कुछ बकरियां भी थीं जिन्हें चराने के लिए पहले से एक चरवाहा रखा गया था, लेकिन सावित्री ने उसे भी काम से निकाल दिया और ये कहकर कि खर्चा ज्यादा हो रहा है। अब रोज रिया और प्रिया को ही घने जंगल में बकरियां चराने भेजने लगी, ये सोचकर कि जंगल में कोई न कोई जंगली जानवर इन्हें खा जाएगा। और दोनों बहनों को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सौतेली मां के मन में उनके लिए कितनी गहरी साजिश तैयार हो रही है। रोज रिया और प्रिया सुबह से शाम तक घर का सारा काम निपटाने के बाद बकरियां चराने के लिए जंगल जाती और जंगल के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मां को याद करती और घंटों रोती। सौतेली मां सावित्री उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती थी, लेकिन जब वे बकरियां चराने निकलती तो वह रामप्रसाद को दिखाने के लिए बड़े से टिफिन में 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखकर देती, ताकि लगे कि वह बेटियों का अच्छा ख्याल रखती है। रामप्रसाद रोज वही बड़ा टिफिन देखता और उसके मन में यही रहता कि सावित्री उसकी बेटियों का पूरा ध्यान रख रही है। उधर जंगल में पहुंचकर जब भूख से बेहाल दोनों बहनें थक कर बैठती और टिफिन खोलती तो उसमें सिर्फ 2 ही रोटियां और नाम मात्र की सब्जी होती। भूख और मजबूरी में दोनों बहनें एक एक रोटी बांटकर खा लेती। पेट कभी भरता नहीं और दिन पर दिन दोनों कमजोर होती चली जाती। रोटियां खाने के बाद वे जंगल के पास बने एक शांत से तालाब में जाती, वही पानी पीती और किनारे बैठकर रोज अपनी मां को याद करके रोती। उसी तालाब से एक दिन अचानक एक बड़ी सी मछली बाहर आई और दोनों को रोता देख उसने उनका दुख का कारण समझने की कोशिश की। पूछा। तब रिया और प्रिया ने रोते हुए कहा कि उनकी सौतेली मां उन्हें दिन भर काम करवाती है और खाने के नाम पर बस एक एक रोटी देती है। ये सारी बातें सुनकर मछली की आंखों से आंसू बहने लगे और भारी आवाज में उसने कहा, रिया, प्रिया, मैं ही तुम्हारी मां हूं। उसी सावित्री ने मुझे एक दिन मछली पकड़ने के बहाने तालाब तक लाया और धक्का देकर पानी में डुबो दिया था। उसकी नजर पहले से ही तुम्हारे पिता और उनकी जमीन जायदाद पर थी। पानी में डूबकर मरने की वजह से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और मैं इसी तालाब में मछली के रूप में रहने को मजबूर हो गई। और आज तुम्हें रोता देखकर मेरा दर्द फिर से जाग उठा। बोलती मछली की यह बात सुनकर प्रिया और रिया जोर जोर से रोने लगी। मछली मां ने उन्हें प्यार से समझाया, मत रो बेटियों, मैं मरकर भी तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। इसके बाद वो रोज तालाब से उन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देने लगी, जिससे रिया और प्रिया के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उनकी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगी और दोनों पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ, उजली और सुंदर दिखने लगी। ये सब देखकर सौतेली मां सावित्री के मन में अंदर ही अंदर जलन की आग भड़क उठती और वो सोचने लगती, मैं तो इन्हें भरपेट एक समय का अच्छा खाना भी नहीं देती हूं, फिर ये दोनों दिन पर दिन इतनी खुश और खूबसूरत कैसे होती जा रही है। आखिर जंगल में ये ऐसा क्या खाती है। इसी शक में एक दिन वो चुपके से दोनों बहनों का पीछा करती हुई जंगल पहुंची और छिपकर देखा कि दोनों बहनें उसी तालाब के किनारे बैठी हैं और तालाब से एक बड़ी मछली निकलकर उन्हें खाना दे रही है। ये दृश्य देखकर सावित्री सन्न रह जाती है
और उसका दिमाग तुरंत साजिशों से भर जाता है। वो घर लौटकर सोचने लगती है कि किसी भी तरह इस मछली को खत्म करना होगा। उसी रात वो राम प्रसाद से मीठी आवाज में कहती है, आज मेरा मन बड़ी मछली खाने का हो रहा है और मैं जिद करती हूं कि जंगल के एक तालाब में मैंने बड़ी मछली देखी है, वही मुझे खानी है। रामप्रसाद उसकी बात सुनकर असमंजस में पड़ जाता है, यही जाने बिना कि वो तालाब की बड़ी मछली उसकी पहली पत्नी है। जब सावित्री ने रामप्रसाद से जिद की कि उसे उसी तालाब की बड़ी मछली खानी है, तो ये सारी बातें रिया और प्रिया ने सुन ली और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराकर रोने लगी और बिना देर किए भागती हुई जंगल के उसी तालाब पर पहुंची जहां बैठकर वे अक्सर अपनी मां को पुकारती थीं। आज उनकी पुकार में डर और दर्द दोनों थे। उनकी रोने की आवाज सुनकर तालाब का पानी लहराया और वही बड़ी मछली बाहर आई। उसने बेटियों से रोने का कारण पूछा तो दोनों ने सिसकते हुए सौतेली मां की सारी बात बता दी और कहा, आज पिताजी कुछ लोगों के साथ जाल लेकर तुम्हें पकड़ने आने वाले हैं। अब क्या होगा मां? यह सुनकर मछली मां की आंखों में गहरी उदासी तैर गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, चिंता मत करो रिया और प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे पिता मुझे पकड़कर ले जाए और सावित्री मुझे पकाकर तुम्हें खाने को दे तो तुम उसे मत खाना। मछली के टुकड़ों को छिपाकर किसी गड्ढे में दबा देना। मैं फिर एक सेब के पेड़ के रूप में जन्म लूंगी और तुम दोनों उसके फल खाकर अपना पेट भरना। शाम को सचमुच रामप्रसाद कुछ गांव वालों के साथ जाल लेकर तालाब में उतरा और बड़ी मछली को पकड़कर घर ले आया। सावित्री ने संतोष भरी मुस्कान के साथ उसे काटा, पकाया और बड़े बनावटी प्रेम से दोनों बहनों की थाली में परोस दिया। लेकिन रिया और प्रिया पहले ही चुपचाप अपनी थाली के नीचे मिट्टी में छोटा सा गड्ढा बना चुकी थीं। खाने का नाटक करते हुए उन्होंने मछली के टुकड़े उसी गड्ढे में छिपा दिए और बिना खाए सो गई। रात गहराने पर दोनों ने मछली के टुकड़े निकाले और जंगल के बीच एक जगह गहरा गड्ढा खोदकर उन्हें मिट्टी में दबा दिया, मानो अपनी मां को फिर से धरती को सौंप रही हो। और आश्चर्य कि रातों रात वहां एक हरा भरा सेब का पेड़ उगाया, जिसकी डालियां चमकते लाल फलों से लद गईं। अगले दिन जब दोनों बहनें बकरियां चराने पहुंची तो उन्होंने उसी पेड़ से मीठे सेब खाए और उनका चेहरा फिर से खिल उठा। इसी तरह कई महीने बीत गए। वे स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। एक दिन जब वे पेड़ के नीचे बैठकर सेब खा रही थी, तब उसी रास्ते से एक युवा और धनवान जमींदार गुजरा। वो सुंदर और सजीला था, सफर से थका हुआ था और उसे भूख लगी थी। उसने जंगल में वही सेब का पेड़ देखा और सेब खाने के लिए दोनों बहनों से विनम्रता से एक सेब मांगा। तो छोटी बहन रिया ने मासूम पर सी स्वर में कहा, हम आपको सेब देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरी बड़ी बहन प्रिया से विवाह करना होगा। जमींदार ने प्रिया को देखा, जो सचमुच सौम्य और सुंदर थी, और पहली ही नजर में उसके मन में स्नेह जाग उठा। उसने मुस्कुराकर शर्त स्वीकार कर ली और कहा, मैं कुछ दिन बाद गाजे बाजे के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, फिर तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। दोनों बहनें मान गई। जमींदार के जाने के बाद प्रिया ने रिया से पूछा, बहन, तुम्हारे इतनी छोटी सी दिमाग में मेरी शादी का ख्याल कैसे आया? तब रिया मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम बकरियां देखने गई थी तब मां ने मुझसे यह सब कहा कि एक जमींदार इसी रास्ते से गुजर रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान है। अगर इससे तुम्हारी दीदी की शादी हो जाएगी तो तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जब शाम को दोनों बहन घर पहुंची तो दोनों को खुश देखकर अंदर ही अंदर सावित्री जल भून गई और सोचने लगी, मैंने तो इनके खाने के जरिए को ही मिटा दिया, खाना भी देना बंद कर दिया, तब भी इतनी खुश और खिली हुई कैसे रह रही है। उसके मन में फिर शंका जागी। वो चुपके से पीछा करते हुए जंगल पहुंची और सेब के उस पेड़ को देख लिया। सेब का पेड़ फलों से लदा हुआ था। दोनों बहनें बैठकर सेब खा रही थीं और उस पेड़ से बात भी कर रही थी। सावित्री सब समझ गई। उसकी आंखों में फिर लालच और क्रोध भर गया। वो घर आकर बीमार होने का नाटक करने लगी और रामप्रसाद के पूछने पर उसने कहा, जंगल के बीच एक सेब का पेड़ है। वैद्य के पूछने पर उन्होंने कहा कि उसी सेब के पेड़ की जड़ लाकर पीस कर दी जाए तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी।
उसकी बातों में आ गया और अगले ही दिन कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को जड़ समेत उखाड़ लाया। पेड़ गिरते ही जंगल में जैसे सन्नाटा छा गया और दूर खड़ी रिया व प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें लगा जैसे उनकी मां को फिर से उनसे छीन लिया गया हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मां का आशीर्वाद अब उनकी किस्मत के नए अध्याय में बदलने वाला है। सेब का पेड़ उखड़ जाने के बाद जैसे दोनों बहनों की दुनिया फिर से उजड़ गई। कुछ महीने वह उसी दर्द में जीती रही। अक्सर जंगल में उसी जगह बैठ जाती जहां कभी पेड़ खड़ा था। भूखी प्यासी अपनी मां को याद करती और सोचती कि क्या सचमुच उनका सहारा हमेशा के लिए चला गया। उनकी आंखों में उदासी बस गई थी, पर दिल में मां की सीख अब भी जिंदा थी। एक दिन जब वे दोनों जंगल में चुपचाप बैठी थी, तभी वही युवा जमींदार उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि दोनों बहनें सूनी आंखों से मिट्टी को देख रही हैं। उसने चिंता से उनका हाल पूछा तो रिया और प्रिया ने सब सच्चाई बता दी। जमींदार का हृदय द्रवित हो उठा और वह उसी समय उनके साथ उनके घर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सम्मान से रामप्रसाद के सामने प्रिया का हाथ मांगा। रामप्रसाद पहले तो चौंका, पर जब उसने जमींदार की सच्चाई और आदर देखा तो वह विवाह के लिए तैयार हो गया। तब प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह अपनी छोटी बहन रिया को भी अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का सहारा है। रामप्रसाद और जमींदार दोनों ने ये बात सहज स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद धूमधाम से प्रिया और जमींदार का विवाह हो गया और रिया भी अपनी दीदी के साथ उसी स्नेहमय घर में रहने लगी जहां उसे सम्मान और प्यार मिला। धीरे धीरे दोनों बहनों के चेहरे पर फिर से सच्ची मुस्कान लौट आई। आहा! उधर सावित्री भीतर ही भीतर जलती रह गई, क्योंकि उसकी सारी चालें असफल हो चुकी थीं। समय के साथ रामप्रसाद को सावित्री की सच्चाई पता चल गई और उसे अपनी भूलों का एहसास हुआ। रामप्रसाद ने सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटियों के नाम कर दी। सावित्री के हिस्से में कुछ भी नहीं आया और वो अपने ही किए पर पछताती रह गई और दर दर भटकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। आखिरकार रिया और प्रिया सुख और सम्मान से जीवन बिताने लगी और गांव भर में उनकी कहानी एक सीख बन गई कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वो अंत में खाली हाथ रह जाता है। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर देर से सही पर न्याय अवश्य करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।